I think I'm audible now. Good evening, everyone. My name is Divya Yadav, and I have secured AIR 498 in this UPSC examination 2023. So today I'm with everybody to share my UPSC journey and my strategy. What are the steps, or what were the things that I did during my preparation? Okay, so first thing, I want to tell you why I chose to do UPSC. तो बचपन से थोड़ा-सा आई वाज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस क्योंकि पापा माय फादर इज़ इन पुलिस सर्विसेज़ सो आई हैव सीन हिम एज़ अ पुलिस ऑफिसर सो वो एक थोड़ा-सा इंस्पिरेशन था। बट दैट वाज़ नॉट द ओनली फैक्टर। तो मैंने सोचा कि पहले आई वांट टू बी क्लियर 100% श्योर दैट येस आई वांट टू डू यूपीएससी ओनली, नो अदर थिंग। सो आई वेंट फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री। आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी भोपाल। उसके बाद में फिर आई वर्कड फॉर नियरली 1 ईयर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज and there I explored the corporate work, the private sector, how it functions and what are the things which I can do. And जो भी कुछ मुझे doubts थे वो in that 1 year I resolved those doubts. And then मैं strongly ये conviction हो गया था कि yes I want to do UPSC only. So I resigned from my job in 2020 and started full-fledged preparation for UPSC in about July 2020. So तब से ये प्रिपरेशन था 2023 तक. So yes, around 3 to 4 years it took. Now my first attempt तो मैंने 2019 में दिया था, but that was not a very serious attempt. So the serious preparation which I started was from 2020. So let's talk about the strategy. Firstly, for prelims, if I talk about my motivation, I would say that yes, my father was one factor of motivation for me. एंड उसके अलावा ये था कि मैंने एक्सप्लोर किए थे सारे ऑप्शंस एंड देन सीइंग दैट व्हाट आर द स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क व्हिच आई कैन गेट इन यूपीएससी, so I decided upon UPSC. Now let's come to my strategy. So the first thing is studying study material, from where we have to study. So first thing, जो भी previous toppers थे, when I started my preparation, तब जिन भी टॉपर्स को के वीडियोस मैंने देखे थे तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी बुक लिस्ट के बारे में पता चला था। सो माय बुक लिस्ट वाज फर्स्टली फॉर पॉलिटी इट वाज लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत सिर्फ प्रीलिम्स में सफिशिएंट हो सकती है, बट आई वुड से कि इवन इन प्रीलिम्स लक्ष्मीकांत के साथ साथ जो न्यूज़ है, जो करंट अफेयर्स है, उन चीज़ों को भी इनकलकेट करना पड़ेगा। तो केवल लक्ष्मीकांत कभी भी सफाइस नहीं करेगी, बट हाँ उसे छोड़ नहीं सकते हैं फॉर पॉलिटी। देन पॉलिटी के लिए ही मेंस के लिए देयर इज एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो वहाँ पर आंसर राइटिंग करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ईजिली वहाँ पर मिल सकती है। सो दैट दैट हैज़ हेल्प मी। देन उसके बाद में फिर वी कम टू हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मुझे लगता था कि ये एक थोड़ा बड़ा पार्ट है हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें सब पार्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं। सो फर्स्टली एंशियंट, मिडिवल, देन मॉडर्न, देन फ्रीडम स्ट्रगल, देन ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर। फिर हम मेंस पर आए तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो एंशियंट एंड मिडिवल के लिए जो सोर्सेस थे वो काफ़ी सिमिलर थे। तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक है, उसमें क्रोनोलॉजिकली बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो पहले हिस्ट्री को मुझे तो यही था कि पहले मुझे क्रोनोलॉजी समझनी थी, अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो सकती थी। तो फिर इसीलिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड से क्रोनोलॉजी समझी थी। देन अदर थिंग्स, चीज़ों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए क्लास 6th एंड 7th की जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं वही फॉलो की थी मैंने। ओल्ड एनसीईआरटीज़ मुझे मिली भी नहीं थी और मुझे वो थोड़ी बल्की भी लग रही थी कंपेयर टू द न्यू एनसीईआरटीज़, सो आई डिड द न्यू एनसीईआरटीज़। देन बिसाइड्स देम ऑल्सो थीम्स, क्लास 12th की जो थीम 1 2 3 हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। अब इनको पढ़ने का ये है कि हमें इन्हें बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, बट इनमें जो पिक्चर्स वगैरह दी होती हैं, जैसे मैप्स दिए हुए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे आई कैन रिकॉल फाइन आर्ट्स में एक धौली एलिफेंट का एक पिक्चर था, जिससे वो उसका टाइम है वो पता चल जाता है। तो एक एमसीक्यू था प्रीलिम्स का, वो उसकी हेल्प से सॉल्व, वो 20 या 21 का ही था। तो वो बुक्स मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी हैं फॉर हिस्ट्री। देन ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मुझे स्पेक्ट्रम सफिशिएंट लगी। एंड स्पेक्ट्रम में ही लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो बल्कि थे
और सिर्फ बुक से मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने उनके नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल जो सोशल रिफॉर्म्स वाला चैप्टर है वो काफ़ी बल्की चैप्टर है और उसमें याद रखने की भी चीज़ें हैं। तो वो मैंने उनके लिए नोट्स बना लिए थे, वो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। तो आपको यदि कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसके नोट्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी बुक के नोट्स बनाने हैं। देन वी कम टू ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने ऋषिकेश सर की वीडियो लेक्चर्स मुझे टेलीग्राम से मिले थे, 2020 में ही मिले थे। अभी आई डोंट नो दे आर अवेलेबल और नॉट, बट तब मुझे मिले थे तो मैंने वो लेक्चर्स किए थे। प्लस जो बेसिक क्लास 11th की और 12th की एनसीईआरटीज़ हैं वो इनफ थे और ये मुझे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट लगा था। मेंस में बस ये हो जाता है सिलेबस में कुछ-कुछ चीज़ें हैं ज्योग्राफी में, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज़ की लोकेशंस या फिर कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वाली चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ वाला पार्ट। इसके लिए मैंने गूगल पर सिर्फ वो चीज़ें, वो टॉपिक, वो सिलेबस का नाम डाला, उसमें यूपीएससी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड किया और गूगल किया। फिर उसमें जो भी वेबसाइट्स ओपन है, कोचिंग्स की, डिफरेंट कोचिंग्स की वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, उनको, उनसे उठाकर जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है उससे नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने यही किया था। तो मेरे कुछ 50-60 पेजेस के एक्स्ट्रा नोट्स बन गए थे जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट थे वो वाले। तो दिस इज़ डन विद ज्योग्राफी। देन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए, केवल इकोनॉमिक्स के लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने अमन सोनी सर, उस समय पर वो सीएसबी हैदराबाद की कोचिंग में पढ़ा रहे थे, तो उनका कुछ डेढ़ 2 महीने का था इकोनॉमिक्स की क्लासेस का, तो वो क्लासेस मैंने की थी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे इकोनॉमिक्स की वहाँ से हो गई थी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए बुक मैंने कभी भी कोई भी रेफ़र नहीं करी है, क्योंकि एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक जो है वो शायद अपडेटेड नहीं थी, तो और प्लस वो मुझे कॉम्प्लिकेटेड भी लगती थी, तो मैंने नहीं पढ़ी। रमेश सिंह बुक भी मुझे इतनी समझ में नहीं आई, तो इट वाज़ नॉट गुड फॉर मी, तो मैंने नहीं पढ़ी, तो इट इज़ अप टू यू। बट इकोनॉमिक्स के लिए येस, मैंने पीटी 365 और मेंस 365 ये पढ़े, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इन्हें प्रॉपर्ली पढ़ा। एंड इकोनॉमिक सर्वे जो इसके अलावा नीति आयोग का एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, नीति आयोग स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट एट 75 ईयर्स। तो वहाँ से जो एक टॉपिक है मेंस का, जो सिलेबस इकोनॉमिक्स का है, इन्वेस्टमेंट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, वो चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं। एग्रीकल्चर भी वहाँ से कवर हो जाता है काफ़ी कुछ। तो इकोनॉमिक्स इस तरीके से किया। देन एनवायरनमेंट के लिए पहले तो द हिंदू न्यूज़पेपर, मैंने सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर फ़ॉलो किया, द हिंदू। इसके अलावा मेरी फ्रेंड थी आशिमा वासवानी, मेरी फ्रेंड हैं, वो अभी आईपीएस हैं। तो उन वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करती थी, तो कुछ इम्पोर्टेंट यदि उसमें से उन्हें मिलता था, तो वो मुझे बता देती थी। बट मेरा फ़ोकस द हिंदू पर ही होता था, तो आई थिंक द हिंदू सफिशिएंट है। इसके अलावा आपका कम्फ़र्ट है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक दोनों ही न्यूज़पेपर्स अच्छे हैं। सो कमिंग बैक टू एनवायरनमेंट, तो द हिंदू में एनवायरनमेंट की चीज़ें आती रहती हैं, तो वहाँ से मैंने एक डायरी में अपने नोट्स बनाए थे। तो यस, द हिंदू किया था एनवायरनमेंट के लिए। प्लस शंकर आईएएस की बुक है, मुझे वो बुक बहुत सफिशिएंट लगी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, स्पेशली स्पेशली मेंस के लिए, क्योंकि उसमें कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इल्लीगल सैंड माइनिंग का एक टॉपिक है, या फिर दूसरे भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड टॉपिक हैं, वेटलैंड से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो मैनग्रोव्स वगैरह जो आ जाता है, तो वो वहाँ से मुझे काफ़ी वो होलिस्टिक लगा था। बट हाँ, आपको यदि कुछ एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ इसमें मिसिंग है, तो पीटी 365, मेंस 365 से कवर कर सकते हैं। देन साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के लिए भी यही हुआ था कि द हिंदू में एक डेडिकेटेड पेज आता था साइंस के लिए। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी टिल 22 या 23, तब तो सिर्फ़ एक ही पेज आता था और वो भी फ्राइडे को आता था। बट आई थिंक पिछले कुछ टाइम से रोज़ ही कुछ आर्टिकल आ रहा है साइंस एंड टेक का, एक पेज डेडिकेटेड द हिंदू में। तो वहाँ से बेसिक चीज़ें मिल जाती थी। इसके अलावा रवि अग्रहरी सर की एक बुक है साइंस एंड टेक की, तो वो बुक भी मुझे हेल्प की थी। तो उस बुक से सिर्फ़ मैंने बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ा था, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है, पूरी तो मैंने नहीं पढ़ी है। उसमें से जो पार्टिकल फिज़िक्स वाला चैप्टर था या बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर था, वो उस बुक से किया था। इसके अलावा क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक में एक यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी करके यूनिट है। उसके 2 चैप्टर्स हैं, तो वो पढ़े थे, तो जो भी बायोटेक्नोलॉजी वाली चीज़ें थी, वो वहाँ से कवर हो गई थी। अच्छा, मैंने एनवायरनमेंट में एक चीज़ स्किप कर दी कि एनवायरनमेंट के लिए यही क्लास 12th की बायोलॉजी की जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, एनवायरनमेंट यूनिट के लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
तो वो एनवायरनमेंट का हो गया, साइंस एंड टेक भी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस के लिए जो सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फूड सप्लाई, इन सब के जो भी टॉपिक्स थे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, जो प्रीलिम्स के अलावा मेंस में होती हैं, उनके लिए मैंने सिर्फ़ उस सिलेबस का टाइटल गूगल किया, उसमें जो भी मुझे चीज़ें मिली, जो भी वेबसाइट्स मिले, उनको ओपन किया, उन्हें एक्सप्लोर किया कि कौन-सा वेबसाइट का लैंग्वेज मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे कंफर्टेबल है, तो मैंने वहाँ से अपने नोट्स बना लिए ए4 साइज़ पेपर में। तो और वही नोट्स को मैंने जब भी कुछ नया मुझे न्यूज़पेपर में मिलता था, तो मैं उन्हीं नोट्स में उसे ऐड कर देती थी, कुछ नया नहीं बनाती थी। ताकि क्योंकि ये होता है कि सोर्स बल बहुत सारा नहीं करना है हमें, एक ही चीज़ को बहुत बार पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से बेटर होता है एक ही चीज़ों को काफ़ी बार हम पढ़ लें। तो वही चीज़ मैंने करी कि अपने नोट्स को एनरिच कर लिया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पूरी बुक लिस्ट हुआ, स्टडी मटेरियल हुआ। करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू ही फॉलो किया मैंने। कुछ लोग मैगज़ीन्स भी फॉलो करते हैं। मैंने ट्राई भी किया था कि मैं कुछ मैगज़ीन्स पढूँ, बट मैं उन्हें फॉलो नहीं कर पाई थी क्योंकि स्टैटिक पढ़ना होता था, न्यूज़पेपर पढ़ना होता था, इसके बाद मुझे मैगज़ीन्स का टाइम नहीं मिलता था। सेकेंडली मैगज़ीन्स पढ़ने के बाद उन्हें रिवाइज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उन्हें रिवाइज़ भी नहीं कर पा रही थी और मैंने यही सोच के रखा था कि मैं वही चीज़ें पढ़ूँगी, जो मैं प्रीलिम्स के पहले रिवाइज़ कर सकती हूँ और मैं मेंस के पहले रिवाइज़ कर सकती हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ जो मैं रिवाइज़ ही नहीं कर पाऊँगी और यदि वो बल्कि है तो मैं नहीं पढ़ूँगी, तो मैंने नहीं पढ़ी थी। बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, तो ये आपके ऊपर है। यदि आपको मैगज़ीन्स कंफर्टेबल लगती हैं, तो आप बिल्कुल उन्हें पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ़ न्यूज़पेपर पढ़ा था। लेकिन प्रीलिम्स के पहले जैसे 2 महीने का टाइम बचता है, 2-3 महीने का टाइम बचता है, तब क्योंकि सिर्फ़ जो लूप होल्स हैं कि सपोज़ द हिंदू में कोई चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन द हिंदू में कवर नहीं हुई है, तो वो कवर हो जाए, उसके लिए प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले शून्य आईएएस करके है। तो शून्य आईएएस की एक बुक आती है समाधान, जो 300 टू 350 पेजेज़ की बुक होती है। तो उस बुक से मैंने कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे वही एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ी थी। एंड इसके अलावा जो पीटी 365 मैं बता रही थी आपको, उसे भी मैंने पेज टू पेज, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है। उसका इंडेक्स खोला, उस इंडेक्स में कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ मुझे मिली, जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी है या जो मेरी थोड़ी-सी वीक है, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने वहाँ से उसे कवर किया, बट वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है उस चीज़ को भी। पीटी 365 और मेंस भी वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज नहीं पढ़ी है। ओके, ये सोर्सेज़ हो गए। देन कमिंग टू प्रिपेयर कैसे करना है प्रीलिम्स और मेंस को। तो पहला तो 1 साल का आपका बेसिक प्रिपरेशन तो हो जाता है, जिसमें आपको आपकी बेसिक क्लासेस कुछ लग रही हैं, क्लासेस करना है, ऑप्शनल करना है, बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में ही आई थिंक 6 से 7 महीने लग जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स की रीडिंग में। तो ये कर सकते हैं, जैसे आप मई से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट मई, जैसे मई 25 में एग्ज़ाम है अभी प्रीलिम्स, तो आप जनवरी तक अपना पूरा इंटीग्रेटेड पढ़िए, प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर के। और इसमें कुछ अलग नहीं होता है, आपको चीज़ें पढ़नी है, अप्रोच डिफरेंट होती है प्रीलिम्स और मेंस की, बट पढ़ाई साथ में होती है। सेम बुक ही आपको पढ़ना है दोनों चीज़ों के लिए। और प्रीलिम्स जब आने वाला होता है, जैसे 3 महीने बचे हैं, तब आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब सिर्फ़ प्रीलिम्स के हिसाब से रिविज़न करना है और मॉक्स लगाने हैं, प्रीलिम्स के जो भी मॉक्स हैं, वो मॉक्स आपको लगाने हैं। देन उसके बाद में फिर जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होता है, फिर आप आपके मेंस की प्रिपरेशन में आ जाएँगे। तब भी आपके सोर्सेज़ वही होते हैं, जो आपने प्रीलिम्स के पहले पढ़े हैं। जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वही हैं, बस आपका अप्रोच बदल जाता है। अब आपको आंसर लिखना है। अब आपको एमसीक्यू नहीं करना है सॉल्व, अब आपको आंसर लिखना है। तो जब आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें याद करनी है, एग्ज़ाम्पल्स याद करने हैं, उन्हें अपने आंसर्स में कोट करना है, वो आपका मेंस का आंसर बनेगा। देन ये प्रीलिम्स और मेंस का हो जाता है। देन जब इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो इंटरव्यू बहुत अलग हो जाता है, फिर वो आपका डैफ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, उन सब चीज़ों पर आ जाता है। तो इंटरव्यू को हम बाद में देख लेंगे थोड़ा, अभी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए देख लेते हैं। ओके, देन यदि मेंस स्पेसिफिक हम बात करें, तो फर्स्टली ऐसे सॉरी, ऐसे के पहले हम प्रीलिम्स के सीसैट की बात कर लेते हैं। सीसैट, तो जो मेरा 22 वाला अटेम्प्ट था, आई कुड नॉट क्लियर दैट अटेम्प्ट ओनली बिकॉज़ ऑफ सीसैट। सीसैट की प्रिपरेशन मैंने सिर्फ़ उतनी करी थी 22 में, जितने में मेरा
जो 33% का कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। तो आई थिंक वो जो थॉट था कि मुझे सिर्फ क्लियर करना है, आई थिंक दैट थॉट वाज नॉट गुड। वो जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड ही सही नहीं था। आई शुड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि 22 में आई थिंक वहाँ से सीसैट का थोड़ा सा जो टफनेस थी वो वहाँ से इंक्रीज हुई, एंड आई डिड नॉट प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट। 23 में मैंने ये जो एक मिस्टेक मैंने की थी उसे करेक्ट किया। तो मैंने पहले तो बेसिक जो भी पीवाईक्यू हैं सीसैट के, उन बेसिक पीवाईक्यूज को किया। अब सीसैट में दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रिपरेशन का पार्ट और एक होता है आपका पेपर अटेम्प्ट करने का पार्ट। तो प्रिपरेशन में तो ठीक है पीवाईक्यूज किए, प्लस एक आईएएस सेतु करके एक वेबसाइट है, यूट्यूब पर ही है वो। मैंने सिर्फ उनके यूट्यूब अनपेड लेक्चर्स देखे थे जिसमें वो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, जैसे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है। तो उन्होंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उस चीज़ को समझाया है। तो वहाँ से आईएएस सेतु से एंड पीवाईक्यूज एंड कुछ मॉक्स, 15-20 मॉक्स दिए होंगे। मेरा जो कंडक्ट था सीसैट एग्जाम में वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था 22 में। तो उसे ठीक करने के लिए मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट भी लिया था नेक्स्ट आईएएस का सीसैट के लिए। सिर्फ वो सीसैट के लिए ही लिया था मैंने भोपाल सेंटर से। तो वो 5 से 10 टेस्ट दिए होंगे तो मुझे समझ में आ गया था कि हाउ आई हैव टू कंडक्ट माई सेल्फ इन एग्जाम। तो कंडक्टिंग योर सेल्फ इन सीसैट एग्जाम, पहली चीज़ होती है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो आपके पास 80 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव 2 आवर्स ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं है कि हमें पूरे 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हमें उसमें से 40 to 50 क्वेश्चंस लगभग अटेम्प्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी कितनी जाती है। किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो वो उनके लिए 30-40 भी अच्छे हो सकते हैं। किसी की एक्यूरेसी एवरेज है तो उनका नंबर वेरी करेगा। उस हिसाब से मैंने अपना स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आ गया था। सेकेंड फिर ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। फंसना मतलब मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन 22 में कि कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे और मुझे ये लग रहा था कि मैंने कर सकती हूँ, बट उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया, 5 से 10 मिनट उसमें कंज्यूम कर लिए। एंड इसके कारण जब मैं लास्ट 30 मिनट्स बचे थे तो मेरे क्वेश्चंस सफिशिएंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए थे एंड आई गॉट इनटू पैनिक मोड। और फिर वो जितना प्रॉपरली करना था वो डिस्टर्ब हो गया था। तो जब 23 की बात आई तब मैंने ये दिमाग में बैठा लिया था कि मैं एक क्वेश्चन देखूंगी, मुझे 1 से 1.5 मिनट में वो क्वेश्चन इजीली क्रैक हो रहा है तुरंत जल्दी से जल्दी, तो आई विल डू इट। अदरवाइज मैं उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी। तो थ्रू दिस मैं सफिशिएंटली 45-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी 23 में। एंड बिसाइड्स दिस सेकेंड चीज़ होती है पेपर को बैलेंस करना। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ फोकस किया था मैथ्स और रीजनिंग पर ही, कॉम्प्रिहेंशन पर इतना फोकस नहीं किया था। बट दिस टाइम आई मेड श्योर कि मैंने सब चीज़ों को, तीनों ही चीज़ों को बैलेंस किया, कॉम्प्रिहेंशंस भी किए। तो टाइम मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग, इन दोनों चीज़ों से सीसैट बहुत अच्छे से बहुत ईजिली हो जाता है। एंड आई स्कोर्ड वेल ऑन इन सीसैट, तो इस बार वो प्रॉब्लम नहीं हुई। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा प्रीलिम्स का यहाँ तक हो गया। देन लेट्स कम टू आर मेंस पार्ट। मेंस में फर्स्ट इज योर ऐसे। ऐसे राइटिंग के एक बहुत ही फेमस अप्रोच है पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड जो भी चीज़ें रहती हैं। मुझे वो अप्रोच बहुत ही मैकेनिकल लग रही थी तो मैंने वो अप्रोच फॉलो नहीं की थी। अगेन कुछ लोगों के लिए वो अप्रोच अच्छी हो सकती है बट मुझे आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन दैट अप्रोच, तो मैंने वो अप्रोच नहीं रखी थी। माई अप्रोच वॉज डिफरेंट। जैसे आपको जो भी स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन के लिए, ऐसे के लिए आप उसे ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, वाई वॉट हाउ देन वॉट, फिर या फिर सिंथेसिस, आई मीन थीसिस एंटीथीसिस देन सिंथेसिस। इस तरीके से आप ऐसे को डिकोड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी बार जो था, नॉट एवरीबडी हु वैंडर इज लॉस्ट, ऐसा करके कुछ टॉपिक था। तो उसे मैंने डिकोड किया था कि ठीक है, व्हाट इज वॉन्डरिंग, व्हाट इज बीइंग लॉस्ट। अब कोई यदि वैंडर कर रहा है तो वाई समवन वैंडर्स। तो उसमें मेरा था कि किसी पर्पस को ढूंढने के लिए वैंडर कर सकते हैं या फिर बिना किसी कारण के भी वैंडर कर सकते हैं। तो इसमें जब आप पर्पसफुली वैंडर कर रहे हो तो इट इज़ गुड, जब आप विदाउट एनी पर्पस वैंडर कर रहे हो तो दैट इज़ बैड। तो इस तरीके से उसको डिकोड करके आई यूज टू राइट द ऐसे। ये दिस वाज स्ट्रैटेजी फॉर ऐसे। देन जीएस 1 2 3 के लिए वही था कि प्रीलिम्स में जो सोर्सेज पढ़े थे प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स तक,
वही सोर्सेस थे, बस उन्हें आंसर राइटिंग में कैसे रेप्लिकेट करना है वो चीज़ की थी। देन फॉर एथिक्स, फॉर GS4, GS4 के लिए अतुल गर्ग सर के वीडियो लेक्चर्स जो मुझे टेलीग्राम से मिले थे 2020 में ही, आई डोंट नो अभी वो अवेलेबल है या नहीं, बट तब मुझे मिले थे, तो मैंने वही लेक्चर्स जो थे वही लेक्चर्स देखे थे और मुझे उनसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों ने लेक्सिकन बुक सजेस्ट की थी, मैंने ट्राई किया पढ़ने का बट मुझे समझ नहीं आई थी तो मैंने नहीं पढ़ी। सिर्फ लेक्चर्स किए और टॉपर्स के आंसर्स एनालाइज किए थे काफ़ी। जैसे श्रुति शर्मा मैम है, जो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर AIR 1 है। इनके अलावा विशाखा यादव मैम है, जिनकी AIR 6 थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। इन लोगों के जो आंसर्स थे, इनको मैंने काफ़ी देखा था कि इनने कैसे लिखा है, हाउ आर दे अप्रोचिंग द केस स्टडी। तो वहाँ से मुझे एथिक्स का क्लू इन्हीं चीज़ों से मिला था, प्लस बहुत सारी प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्रैक्टिस वाला जो एक पिलर है वो हर जगह अप्लाई होता है, बीट प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल कुछ भी हो, हर चीज़ में ये प्रैक्टिस वाली चीज़ अप्लाई होती है। सो दिस इज़ इट। मेंस में मॉक्स जो होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग टू मी मेंस के मॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उनसे मैंने 2-3 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ थी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जो मैंने पहला अपना प्रीलिम्स के बाद जो अपना पहला मॉक दिया था मैंने GS1, आई कुड नॉट कंप्लीट इट इन 3 आवर्स। मेरा काफ़ी छूटा था, लगभग 50 टू 70 मार्क्स का छूटा था। तो मुझे वहाँ पर समझ में आया था कि ठीक है, छूट गया, बट फिर बाद में जब मैंने एनालाइज़ किया कि क्यों छूटा, तब समझ में आया कि मैं जितनी वर्ड लिमिट है उससे थोड़ा ज़्यादा लिख रही हूँ, तो यहाँ से थोड़ी मिस्टेक समझ में आई। सेकेंडली जब कॉपी चेक होकर आई तो मुझे समझ में आया कि जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, कभी-कभी क्वेश्चन की वर्डिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती है, मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट सी या फ्लावरी वर्डिंग होती है, बट हमें उसमें थीम समझनी होती है, जो की डिमांड है क्वेश्चन की। तो मॉक्स देकर मुझे यही चीज़ें समझ में आई। पहली टाइम मैनेजमेंट, दूसरी व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो उसे एड्रेस करना है। थर्ड चीज़ कि आपको ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपका 100% देना है, आप दे भी नहीं पाओगे, ह्यूमनली वो पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं आप उनमें अपना बेस्ट दो, जो क्वेश्चंस आपको बिलो एवरेज आते हैं उनमें आप कुछ कुछ रेलेवेंट लिख कर आओ। अब ये नहीं है कि कुछ भी लिख कर आना है, नहीं, समथिंग रेलेवेंट आप उसमें लिख कर आओ। तो मॉक्स ने इन चीज़ों में मुझे हेल्प करी ड्यूरिंग मेंस। तो मॉक्स का जो मेरा साइकिल था, अब यदि हम ये डिस्कस करें कि कितने मॉक्स देने होते हैं, प्रीलिम्स के लिए मैंने GS के 30 टू 40 मॉक्स दिए थे, CSAT के लिए 15 टू 20 मॉक्स दिए थे। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितने मॉक्स देने हैं, आपको कितने मॉक्स में कंफर्टेबल लग रहा है, डिपेंड्स ऑन यू। बट मॉक्स देना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसे एनालाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक्स कभी भी आप इसलिए मत देना कि आप खुद को जज करना चाहते हो। मैंने भी किया था, हर कोई करता है स्टार्टिंग में जज कि यार मेरे तो बस 50-60 मार्क्स आए, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसे कैसे क्लियर होगा। नॉर्मल है, सबको ये फीलिंग आती है, बट यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम दिस फीलिंग। आप आपके मॉक को एनालाइज करो, मिस्टेक समझो, कुछ नॉलेज गैप है तो उसे कवर करो। प्रीलिम्स का मॉक हुआ, देन मेंस के मॉक में ये था कि हर GS के लिए आई डिड 3 मॉक्स। 3 मॉक्स की एक साइकिल बनी थी, जैसे मैंने फोरम के मॉक्स लिए थे, प्लस विजन का अभ्यास जो मेंस के लिए होता है वो दिया था। तो फोरम का जो MGP लिया था, बेसिक MGP था, उसमें 8 टेस्ट थे, 4 टेस्ट GS1, GS2, GS3, एक साइकिल 1 महीने में। देन नेक्स्ट साइकिल GS1, GS2, GS3, ये आपकी नेक्स्ट साइकिल में आ जाती है। तो फर्स्ट साइकिल में ये हो रहा था कि मेरे मॉक्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, कुछ डिमांड मीट नहीं कर रही हूँ, ये मिस्टेक्स हो रही थी। देन नेक्स्ट साइकिल में मैंने उन मिस्टेक्स पर काम किया कि ओके दीज आर माय मिस्टेक्स, और मुझे नेक्स्ट साइकिल में इन मिस्टेक्स पर वर्क करना है, और मैंने उन मिस्टेक्स पर काम किया, और नेक्स्ट साइकिल से मेरे मॉक्स जो थे वो टाइम पर हो रहे थे, और मैं डिमांड भी आंसर की मीट कर रही थी। ये चीज़ नेक्स्ट साइकिल से समझ में आई थी। देन प्रीलिम्स का जो मेंस का जो अभ्यास था, जो विजन अभ्यास दिया था, उसने मुझे ये समझ में आया था कि 2 दिन में हालत क्या हो जाती है एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि 1 दिन में आप 6 घंटा लिख रहे हो और नेक्स्ट डे भी आपको 6 घंटा लिखना है, तो वहाँ मुझे ये समझ में आया था कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़
मेंटल कैलिबर ही चेक नहीं हो रहा है, बट आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी चेक हो रही है। कि आप वहाँ पर क्योंकि शोल्डर पेन होने लगता है, ये सब चीज़ें पेन होने लगती है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो ये चीज़ मुझे वहाँ से समझ में आई थी। देन इसके बाद में जो मिस्टेक्स होती हैं थ्रू आउट, मैंने आपको मिस्टेक्स बता दी हैं, बेसिक मिस्टेक्स। देन वी कम टू द आंसर कि आंसर राइटिंग को और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉक्स के अलावा ये होता है कि आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। 2-3 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग जो प्रीलिम्स और मेंस का गैप था, उस टाइम पर मैंने पीवाईक्यू, हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए थे। अब ऐसा नहीं था कि डेली सारे सब्जेक्ट्स के एक वीक आप जीएस 1 को दे दो। जीएस 1 का पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम पर उसी दिन आप 2-3 क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये है कि आपको आंसर को मल्टी डायमेंशनल कैसे रखना है। तो पहली बात तो ये होती है कि आप अपने दिमाग में ये मत रखिए कि आपको आंसर को मल्टी डायमेंशनल करना है या आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। पहली चीज़ होती है कि आपको आपके क्वेश्चन को समझना है। पहले आप आपके क्वेश्चन की डिमांड को हिट करिए। जब आप आपके क्वेश्चन की डिमांड को हिट करेंगे तभी आपका आंसर जो है वो सेंस क्रिएट करेगा। अब जब आपने डिमांड को हिट किया है और आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, 10 मार्कर में जनरली 2 पार्ट्स होते हैं एंड 15 मार्कर में 2 से 3 पार्ट्स होते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को उन पार्ट्स में सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं एंड पॉइंट्स आप सी इट डिपेंड्स वेरी मच ऑन द जीएस पेपर। जैसे यदि आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको यदि वेरियस स्ट्रगल्स के बारे में बताना है, तो आपके वो पॉइंट्स बनेंगे। यदि आपका क्वेश्चन पॉलिटी को लेकर है और उसमें आपको कुछ पॉइंट्स सपोज़ जुडिशरी के ऊपर बनाना है, तो आपके वहाँ पर पॉइंट्स बनेंगे। सपोज़ इफ इट इज़ ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो कैसे-कैसे उसकी इंडिपेंडेंस एंश्योर होगी, उस तरीके से आपके पॉइंट्स बनेंगे। तो ये आपका डिपेंड करता है आप कैसा पेपर लिख रहे हैं। इसके बाद में फिर ये होता है क्वेश्चन कि क्या हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं? तो यार पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, आपको आपके क्वेश्चन की डिमांड मीट करनी है। आप पैराग्राफ में मीट कर सकते हो, आप पॉइंट में मीट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर टॉपर थी गरिमा लोहिया मैम, तो उन्होंने अपने एथिक्स के आंसर पूरे पैराग्राफ्स में लिखे थे। कुछ लोग कहते हैं आप पॉइंट्स में लिखिए। आई वुड से ये आपका कॉल है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने भी कुछ आंसर्स में पैराग्राफ लिखे थे, कुछ आंसर्स में पॉइंट्स लिखे थे, और ये आपको विथ प्रैक्टिस समझ आएगा कि आपको पॉइंट्स कहाँ बनाने हैं, आपको पैराग्राफ्स कहाँ बनाने हैं। एंड देन फ्लो चार्ट की बात आती है। ये भी वही होता है कि आपको सी द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट ला सकते हो। यदि एक कंपैरेटिव एनालिसिस वाला क्वेश्चन है तो आप उसमें टेबल बना सकते हो। यदि एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस कैसे हेल्प कर रहा है, तो आप उसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो। आप एक सर्कल बनाइए, फिर उसमें से एरो निकाल सकते हैं कि इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, सोशल जस्टिस में हेल्प कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे फ्लो चार्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, फ्लो चार्ट्स की एक और चीज़ है कि सपोज़ आपके पास लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं और आपके 2 क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब इन दैट सिचुएशन आप पूरा तो आंसर अच्छे से नहीं लिख पाएँगे। उस टाइम पे फ्लो चार्ट्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप अ, एक लाइन का इंट्रोडक्शन दीजिए और जल्दी से जो भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट की छोटी सी हेडिंग दे करके 3-4 एरोज़ निकाल करके एक फ्लो चार्ट में आंसर दे सकते हैं। आपको इसमें एक्सीलेंट मार्क्स ना सही बट 0 तो नहीं मिलेगा। कुछ तो यू कैन स्कोर इन दिस थिंग। तो इस तरीके से आप आपकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं एंड सी कोई भी चीज़ इम्प्रूव करने का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएँगी। एंड अब प्रैक्टिस से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी प्रैक्टिस करनी है, कब से प्रैक्टिस करनी है? जिस दिन आपका पढ़ना खत्म हो जाए, आप उस दिन से प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग की। सपोज़ आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ ली 1 डेढ़ महीने में, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा और आप पीवाईक्यूज़ देखिए, यदि प्रेसिडेंट पर कोई क्वेश्चन आया है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। प्रैक्टिस के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीलिम्स के बाद ही करनी है मेंस के लिए। प्रैक्टिस आपके ऊपर है। जब आपने पढ़ लिया, जब आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको करना है प्रैक्टिस। अब ये भी होता है स्टूडेंट्स में इनर्शिया होता है कि नहीं, इतना कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। फिर तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल है, यू विल नेवर कम आउट ऑफ दैट साइकिल। यू हैव टू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट फ्रॉम वेरेवर यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस, व्हेनेवर यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। और आप स्टार्टिंग में गंदे ही आंसर्स लिखेंगे। एवरीबॉडी राइट्स बैड आंसर्स, बट
It doesn't matter, you will write good answers someday, but you have to start practice. तो आप आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। ये होता था कि 2022 तक आई हैड कंप्लीटेड एवरीथिंग, रीडिंग वाला पार्ट वाज ओवर एंड देन आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। सो आई प्रैक्टिस्ड 22 के प्रीलिम्स के बाद से मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी 23 तक। डेली 2-3 आंसर जीएस के और 2 आंसर पीएसआईआर के। कभी-कभी नहीं भी हो पाता, बट इट्स ओके, राइट 1 आंसर। और यदि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, नहीं लिख रहे हैं उस दिन, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन का ब्रेक सब ले सकते हैं। 10 से 15 दिन के बीच में आप यू डिज़र्व अ ब्रेक, ताकि आप रिवाइव हो सकें। तो आप वैसे अपना थोड़ा-थोड़ा अपने ब्रेक्स ले सकते हैं। 10 डेज़ में 1 बार, 15 डेज़ में 1 बार। इस तरीके से आप आपकी प्रैक्टिस भी रख सकते हैं और एक बैलेंस भी रख सकते हैं। This was about prelims and mains का GS part and everything. Let's come to optional. So my optional is political science and international relations. मैंने optional क्यों लिया? पहली चीज़, आई हैड सम इंटरेस्ट इन दिस। मैं न्यूज़पेपर प्रिपरेशन के पहले से भी पढ़ती थी। सिंस माय कॉलेज डेज़ आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मुझे हमेशा से जो पॉलिटिकल न्यूज़ है या जो इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड चीज़ें, उनमें थोड़ा इंटरेस्ट रहा है। सेकेंडली, इस क्वेश्चन के इस पीएसआईआर के लिए, ऑप्शनल के लिए, रिसोर्सेज वर आल्सो अवेलेबल। एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वर देयर। देन टीना दाबी मैम ने पीएसआईआर से टॉप किया था, सो दैट वाज आल्सो अ मोटिवेशन फॉर मी कि ओके, देयर आर टॉपर्स फ्रॉम पीएसआईआर, सो लेट्स टेक दिस ऑप्शनल। रिसोर्सेज भी हैं, इंटरेस्ट भी है, सो ओके। नाउ हाउ आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। तो आई स्टार्टेड इन दी सेकेंड वेव ऑफ कोविड। उस टाइम पर कोचिंग्स वर नॉट देयर, ऑनलाइन कोचिंग्स भी इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, एंड आई कुड नॉट गो टू डेली बिकॉज ऑफ कोविड, बट आई हैड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो मैंने जो भी था, जितना भी था, उससे प्रिपरेशन स्टार्ट करी। वही बुक लिस्ट टॉपर से पता चल गई थी। तो एक ओपी गोवा बुक है फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, then it is for thinkers also. So I ordered that book, OP Goa book, for theory, for thinkers, for Western thinkers as well as Indian thinkers. Apart from that, I also ordered Shubhra Ranjan ma'am's notes. तो वो उनके वेबसाइट से उनके नोट्स ले सकते थे, तो मैंने उनके नोट्स ऑर्डर किए थे और वही उनके नोट्स पढ़े थे, बुक्स पढ़ी थी। मैंने कोचिंग जॉइन नहीं की थी क्योंकि थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ पा रही हूँ, मुझे नोट्स समझ में आ रहे हैं। जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, उनको मैं गूगल कर लेती थी, यूट्यूब पर देख लेती थी। यूट्यूब पर भी कुछ प्रोफ़ेसर्स के वीडियो होते हैं, सीईसी करके कुछ वेबसाइट है, तो वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स के वीडियोज़ होते थे। सो आई यूज्ड टू गेट सम लेक्चर्स फ्रॉम देयर, लाइक जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, these things I first read from the notes, and then I watched some YouTube lectures on them, and I was able to understand it. Apart from that, my friend, she was also preparing from PSIR, so I used to discuss with her also. तो उससे डिस्कस करने के बाद जो भी मतलब ये होते थे डाउट्स, वो क्लियर हो जाते थे। दिस इज हाउ आई स्टडीड PSIR। बट देन व्हेन इट कम्स टू दी आंसर राइटिंग पार्ट, तो आंसर राइटिंग वही, उसमें भी यही था कि स्टार्टिंग में आई रोट बैड आंसर्स एंड आई टुक द टेस्ट सीरीज फ्रॉम शुभ्रा रंजन IAS ओनली पीएसआईआर के लिए। तो मेरे फर्स्ट टेस्ट में 150 मार्क्स का टेस्ट था, एंड इन द फर्स्ट टेस्ट मैंने काफ़ी पढ़ा था उस टेस्ट के लिए, स्टडीड प्रॉपरली, नोट्स बना के, याद करके, एंड आई गॉट ओनली 17.5 मार्क्स आउट ऑफ 125 मार्क्स। तो दैट डे वो बहुत ही गंदा था कि ये तो बहुत ही गंदे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। 17 या कोई मार्क्स होते हैं, एटलीस्ट 40-50 तो मिलते चाहिए थे। तो ये था, तो बहुत बुरा लगा था, बट देन वही पापा मम्मी को बताया, एंड देन दे सेड ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। तो ये होता है कि इवन मॉक्स में भी जब कम आते हैं ना, तो एज अ ह्यूमन बीइंग तब भी बुरा लगता है कि मॉक्स में कम आ रहे हैं, और हम सेल्फ डाउट्स आते हैं, सभी को आते हैं, एंड आई कैन से दिस विथ फुल कॉन्फिडेंस कि हर टॉपर को कभी ना कभी सेल्फ डाउट्स आए होंगे। सो यदि आपको आ रहे हैं सेल्फ डाउट्स, तो इट इज़ नॉर्मल। बस ये है कि आपको उन सेल्फ डाउट से ओवरकम करना है, उन्हें पकड़ के नहीं बैठना है कभी भी। सो वही था कि उनके टेस्ट दिए, फिर जो मॉडल आंसर्स होते थे उन्हें एनालाइज़ किया, टॉपर्स के आंसर, यहाँ पर भी टॉपर्स की कॉपी काफ़ी एनालाइज़ की। उत्कर्ष द्विवेदी सर हैं, जिनकी AIR 5 थी, आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस अटेम्प्ट में, उनके नोट्स, उनकी कॉपीज़। देन लास्ट ईयर इशिता किशोर मैम, उनकी कॉपीज़। इन कॉपीज़ को देखा कि व्हाट इज़ देयर स्ट्रैटेजी, ये आंसर कैसे लिखते हैं,
जैसे एग्जाम्पल्स काफ़ी देते थे, स्कॉलर्स यदि फिट बैठ रहा है तो इनने यूज़ किए हैं, नहीं तो नहीं किए हैं, आंसर में एक फ्लो होता था। इस तरीके से आई लर्न फ्रॉम देयर कॉपीज़। सो ये पीएसआईआर के लिए अप्रोच थी। अब यदि पीएसआईआर के मेंस के पहले जो मॉक्स थे, आई कुड गिव 5 मॉक्स ओनली एंड आई थिंक दैट वाज़ सफिशिएंट। मॉक्स का एक ही पर्पस मुझे समझ में आया, टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन की डिमांड समझना, आपको पेपर कंप्लीट करना है। वही चीज़ पीएसआईआर में भी फॉलो हुई। एंड आईआर के लिए, यदि आईआर की रिसोर्सेज की बात करें तो मैम के नोट्स तो ठीक होते हैं, प्लस उनका क्रैश कोर्स भी ठीक था। बट यहाँ पर द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू में आईआर से रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो पीएसआईआर के लिए तो द हिंदू बहुत ही अच्छा पेपर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है और इट हैज़ हेल्प मी ऑल्सो। अब वही है कि माय फ्रेंड शी वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम पीएसआईआर एंड शी स्टडीड इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ अच्छा आर्टिकल आता था तो शी यूज्ड टू टेल मी। तो इन दैट वे शी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो ये रहा है, इस तरीके से प्रिपरेशन पीएसआईआर की हुई है। ओके, देन ये ऑप्शनल हो गया। देन वी कम टू द इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू पार्ट में इंटरव्यू आई थिंक मेरे हिसाब से वो बहुत ही ट्रिकी स्टेज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्टिविटी काफ़ी आ जाती है। अब आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर क्या करना है, तो इंटरव्यू में प्रिपरेशन के लिए पहली चीज़ तो आपका डैफ ही हो जाता है। यू हैव टू नो योर सेल्फ। अब डैफ को फिल कैसे करना है, जब भी आप कभी डैफ फिल करें तो ज़रूर उसके लिए डिस्कस करें सीनियर्स से, या फिर सभी कोचिंग्स डैफ गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। डैफ को बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं रखना है, क्योंकि आप जितना बल्कि रखते हैं आपको उतना उसमें पढ़ना पड़ता है। तो कीप इट लिमिटेड एंड जेन्युइन चीज़ें रखिए जो आप आंसर कर सकते हैं बोर्ड में। पहले जो मेरा फर्स्ट डैफ था, मतलब जो रफ डैफ था, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी थी। हर एंट्री में 4 से 5 चीज़ें थी, तो उन्हें काफ़ी कट डाउन करके फिर एट द एंड 2 चीज़ें या फिर 1 चीज़, या हार्डली किसी एक एंट्री में 3 चीज़ें थी, तो उन्हें काफ़ी रैशनलाइज़ किया था। तो आपको डैफ से क्वेश्चंस होते हैं। सेकेंडली आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से हो सकते हैं। थर्डली आपके क्वेश्चंस बहुत रैंडम हो सकते हैं, कि आपको समझ में आएगा कि ये तो पता नहीं क्या है, ये तो मैंने इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था। तो उसमें होता है कि आपने 2 साल तो दिए ही होंगे प्रिपरेशन में, तो आप एक वेल अवेयर पर्सन हो जाते हैं, आप उन्हें आंसर कर सकते हैं। इंटरव्यू स्टेज पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब वो जो जितने भी टाइम आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने रहते हैं, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना भी आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने रहते हैं, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप जो बोल रहे हैं आप उसे सोच समझ कर बोलिए, एंड यू हैव टू कन्वे योर सेल्फ टू द बोर्ड। यही इंटरव्यू का होता है। इफ आई टॉक अबाउट माई इंटरव्यू, देन माई इंटरव्यू वॉज डिफरेंट फ्रॉम द मॉक्स विच आई गेव। मॉक्स मैंने कुछ 4-5 मॉक्स दिए थे। आई हैव शेयर्ड माई इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट इन ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जो मॉक्स दिए थे, मॉक्स काफ़ी डिफरेंट थे और जो मेरा एक्चुअल इंटरव्यू था वो काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आई डोंट नो कैसे पूछे थे, उनने कहाँ से पूछे थे, एंड आई हैव गॉट 171 मार्क्स इन इंटरव्यू। सो आई थिंक कि क्वेश्चंस तो काफ़ी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही रैंडम थे मेरे लिए, कुछ क्वेश्चंस थे जो आई कुड हैंडल देम वेल। तो यदि इफ आई वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दैट रैंडमनेस मोर, so I think I could have scored more marks in the interview, but still it was a decent score. बट वही है कि आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए कि ये चीज़ें तो हम प्रिपेयर कर लेंगे, बट हमें मेंटली भी रेडी रहना है फॉर द रैंडमनेस, एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है, हमसे एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जो शायद हमें डिफिकल्ट लगा। जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जो मुझे बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लगा था और मुझे समझ नहीं आया था कि इसका आंसर क्या करना है। And I told कि I'm not aware about this thing, so I can't say about this. बट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था जो एजुकेशन सिस्टम पर था, बट वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा शॉक आई स्टिल कैरीड इन माई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक चीज़ है जो आप इंटरव्यू में बिल्कुल मत करिएगा। पहली चीज़, आप आपकी रैंडमनेस के लिए प्रिपेयर रहिए। सेकेंड चीज़, डोंट कैरी एनीथिंग ऑफ योर प्रीवियस क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में एट दैट मोमेंट आई अंडरस्टूड कि ठीक है, अभी काफ़ी
कामली रहना है, तो फिर मैं आई मैनेज्ड माई सेल्फ, आई हैंडल्ड माई सेल्फ कामली विथ अ स्माइल, फिर चीज़ें स्मूथ चली थी। तो ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। ओके, तो दिस इज़ व्हाट इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज़। इसके अलावा मिस्टेक्स जो भी कुछ भी रहती हैं, तो देखिए सबकी मिस्टेक्स अपने-अपने टाइप की होती हैं। आपको आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफ़ाई करना है। यू हैव टू नो कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड देन यू हैव टू वर्क अपॉन देम। मेरी मिस्टेक्स, आपकी मिस्टेक्स सिमिलर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कॉमन मिस्टेक्स ये प्रीलिम्स में कॉमन मिस्टेक्स ये होती थी कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, सिली मिस्टेक्स कर दी, बी की जगह डी सर्कल कर दिया, रिविज़न इनफ नहीं था तो कन्फ्यूज़न में गलत ही टिक कर दिया, नॉलेज गैप होता था, तो ये चीज़ें को आप विथ रिविज़न ओवरकम कर सकते हैं। So यहाँ तक तो स्ट्रैटेजी आई हैव टोल्ड यू, नाउ आई कैन टेक द क्वेश्चंस। ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है? ऑप्शनल चूज़ करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास उस ऑप्शनल को पढ़ने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, आप एक ऐसा ऑप्शनल ले लेते हैं जिसके रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। देन आप आपका ग्रेजुएशन का ऑप्शनल भी ले सकते हैं। माय ग्रेजुएशन वाज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट आई डिड नॉट टेक इलेक्ट्रिकल बिकॉज़ वो काफ़ी टेक्निकल हो जाता, एंड पीएसआईआर वाज बेटर ओवर इट फॉर मी, क्योंकि इंटरेस्ट तो था, बट जनरल स्टडीज़ में एक ओवरलैप मुझे मिल जाता फ्रॉम पीएसआईआर, सो इसीलिए आई चोज़ पीएसआईआर। तो ऑप्शनल चूज़ करने की यही चीज़ है, इंटरेस्ट, resources, if some alignation with your graduation. Fourth is your overlap, if you have overlap with your GS, वो आपका टाइम ड्यूरेशन कम कर सकता है। कॉन्फिडेंस के लिए यही चीज़ होती है कि कभी भी कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता है। इवन जो भी टॉपर्स हैं उन्हें प्रीलिम्स और मेंस के पहले भी हमेशा ये लगता रहा होगा कि एम आई वेल प्रिपेयर्ड, ये वाला अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है, बट यहाँ पर ये है कि यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ। We are mature, we are graduate students and we are mature, and here we have to convince ourselves। या फिर आपका जो भी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, उनसे डिस्कस करिए कि ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है, तो दे कैन एनकरेज यू, दे कैन सपोर्ट यू, बट ये बहुत ही इंडिविजुअल रहेगा। आपको कॉन्फिडेंट तो होना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे एग्जाम दोगे? और इवन इफ यू क्लियर द एग्जाम and suppose you are handling a very important situation and you are not confident, how will you handle that situation? You have to be confident। स्टडी शेड्यूल जो होता था, अब ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोगों का डे टाइम होता है। मुझे सुबह जल्दी उठकर पढ़ना सही लगता था, सो आई एम एन अर्ली बर्ड। तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, 5 साढ़े 5 बजे, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट के 5 बजे ही उठना है, 5:30 इट इज़ ओके, यू हैव टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल ऑल्सो। 5 बजे उठती थी, देन 5:30 बजे आफ्टर हाफ आवर आई यूज्ड टू सिट, एंड फर्स्ट चीज़ मेरी होती थी मुझे न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है। 1 से डेढ़ घंटे में आई यूज्ड टू फिनिश न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जैसे ही फिनिश करती थी, देन आई यूज्ड टू टेक ब्रेक ऑफ 1 आवर, ब्रेकफास्ट एंड अदर थिंग्स के, फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी। आई हैड जॉइंड अ लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी मेरा ये टारगेट होता था तो कि मैं 8 से 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाऊं एंड लाइब्रेरी में पढ़ना है। घर पर भी कभी कभी घर पर भी पढ़ाई हो जाती थी, बट जनरली आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी। देन लाइब्रेरी में होता था कि आई हैड मेड 2 बैचेस फॉर माय स्टडी, 2 सेशंस, प्री लंच एंड पोस्ट लंच। लंच 12:30 बजे से होता था, तो मैं 9 से 12:30 बजे तक का मेरा एक स्लॉट होता था, जो 3 साढ़े 3 घंटे का हो गया। इस स्लॉट में आई यूज्ड टू स्टडी बल्की थिंग्स जो मेरे लिए हेवी होती थी, जो मुझे थोड़ी टफ लगती थी, आई यूज्ड टू स्टडी इन दैट ड्यूरेशन, या फिर मैं ऑप्शनल को उस ड्यूरेशन में पढ़ लेती थी। देन 12:30 टू 1:30 आई यूज्ड टू टेक ब्रेक, लंच, वॉक, रेस्ट, म्यूजिक सुनना, जो भी कुछ करना है टू रिलैक्स माई सेल्फ, वो 1 आवर में करती थी। देन उसके बाद में फिर 1:30 बजे से 5 बजे तक आई यूज्ड टू हैव अनदर स्लॉट। इस स्लॉट में आई यूज्ड टू स्टडी जो मेरे लिए थोड़ा सा लाइटर सब्जेक्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक वॉज रिलेटिवली लाइटर फॉर मी, पॉलिटी वॉज रिलेटिवली लाइटर फॉर मी, तो वो मैं इस स्लॉट में पढ़ती थी। और ये पढ़ने का काम 2 घंटे का ही लगभग होता था। इसी इसी स्लॉट में आई यूज्ड टू डू प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग या फिर मॉक्स की प्रैक्टिस, जो भी 1 घंटा मैं निकालती थी मेनली आंसर राइटिंग के लिए, तो वो होता था।
देन 5:30 एट 5:30 आई यूज्ड टू गो बैक होम। फिर मेरा जो भी वर्कआउट होता था मैं वो वर्कआउट करती थी, 1 से 1.5 घंटे उसमें चले जाते थे। देन फिर 8 बजे फिर से पढ़ने बैठती थी, तो 9 बजे तक उस टाइम पे बस 1 ही घंटा होता था कि ठीक है, अभी इस 1 घंटे में मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वो प्रैक्टिस करती थी। स्ट्रैटेजी ये होती थी कि हेवी चीज़ को पहले पढ़ना है, देन बाय द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस वाली चीज़ करनी है, क्योंकि एग्जर्शन हो जाता था। बट प्रैक्टिस के लिए ब्रेन तब भी एक्टिव होता था, तो वो एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस होती थी। देन 10 साढ़े 10 बजे सो जाती थी एंड देन नेक्स्ट डे। अभी ये जो चीज़ मैंने बताई शेड्यूल, ये नॉर्मल टाइम्स के लिए है। ये प्रीलिम्स के पहले का शेड्यूल नहीं है और ना ही ये मेंस के पहले का शेड्यूल है। जब आप प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले का शेड्यूल होता है, तो इसमें जो मॉर्निंग स्लॉट होता है, उसमें मैं टेस्ट देती थी और 2 घंटे में वो टेस्ट हो जाता था। फिर अगले 1-2 घंटे में उसे एनालाइज़ करने वाला काम होता था। देन जो पोस्ट लंच वाला स्लॉट होता था, उसमें कोई सब्जेक्ट यदि मैं वीक हूँ, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना या फिर कुछ भी मुझे लग रहा है ये चीज़ पढ़नी है, तो वो स्लॉट में होता था। मेंस के टाइम पर ये था कि तब फिर वीकली शेड्यूल भी हो गया था कि एक वीक जीएस 1 है, नेक्स्ट वीक आई हैव टू डू जीएस 2, देन अनदर वीक जीएस 3 एंड इन दिस जीएस आई हैड टू बैलेंस पीएसआईआर आल्सो। सो उसमें 15 डेज पीएसआईआर के लिए हैं। सो ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक जाएगा कि हाउ यू आर प्लानिंग योर शेड्यूल। सो इस तरीके से हो जाता है। आई हैव गिवन अ सैम्पल, मतलब अ रफ आइडिया ऑफ माई शेड्यूल। दिस इज हाउ यू कैन डू। शेड्यूल हो गया, देन पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए। सी पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रिपीट भी होते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स कभी रिपीट नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट हाँ थीम्स रिपीट होती हैं। जैसे मैपिंग है, तो मैपिंग पिछले साल आया, तो उसी से रिलेटेड समथिंग प्रीलिम्स में नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। या फिर आपको कोई एक वर्ड है जो प्रीवियस ईयर यूज हुआ है। आई थिंक सस्टेनेबल हैबिटेट करके एक चीज़ थी जो 21 में आई थी, और उसी के ऊपर फिर 22 में कुछ क्वेश्चन आया था, या R2 या R3 कर कर एक क्वेश्चन था जो 21 में आया था, फिर 22 में उसका एक्सटेंडेड वर्जन क्वेश्चन आया था। तो येस, पीवाईक्यूज थोड़े रिपीट ज़रूर होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं। तो आपको यही करना है कि आपके जो पीवाईक्यूज हैं, आप उनको एनालाइज करिए। पहले तो आप अटेम्प्ट करिए। आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए 20-20 डेली कर सकते हैं, बट मैंने पीवाईक्यू का प्रिंट आउट लिया था, सपोज 2015 का लिया, उसे पूरा अटेम्प्ट किया एंड देन उसे एनालाइज किया लाइक एवरी नॉर्मल मॉक जैसे देते हैं, उस तरीके से प्रीलिम्स का हुआ। मेंस के लिए क्या होता है, मेंस तो काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यू बहुत हेल्प करता है, स्पेशली पीएसआईआर जैसे ऑप्शनल में तो पीवाईक्यूज बहुत बहुत हेल्प करते हैं। 40-60% आपका पीवाईक्यू से कवर हो जाएंगी चीज़ें। इसी साल फूको का एक क्वेश्चन था, माइकल फूको के ऊपर, पावर थ्योरी जो भी है उसकी, पहले भी इस पर क्वेश्चन आया है। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड। बुद्धिस्ट थॉट के ऊपर क्वेश्चन आया है, आई वॉज प्रिपेयर्ड। रियलिज्म, आइडियलिज्म, ये सारे स्कूल्स जो पेपर 2 में आते हैं, पहले भी आए क्वेश्चन, आई वॉज प्रिपेयर्ड। तो ये चीज़ें आती रहती हैं। देन जीएस में भी यही होता है। तो आपको करना है कि आप प्रैक्टिस पीवाईक्यू ही करो, मॉक आप रैंडम लगा लो। मैंने यही किया था। जब मैं जो रोज की डेली आंसर राइटिंग करती थी, उसमें करना सिर्फ पीवाईक्यू ही है। दो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप, 2 क्वेश्चन जीएस के, 2 क्वेश्चन पीएसआईआर के, तो आप उसमें पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करिए। आपको अपने आप एक चीज़ समझ में आने लगेगी कि किस टाइप के पीवाईक्यूज आ रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ क्या होता था कि मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। आपको टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू या फिर वेबसाइट्स के थ्रू डिफरेंट कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ मिल जाती हैं, उनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो आप खुद ही उन्हें एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में अटेंड करिए और अपनी मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, उन्हें एनालाइज करिए, और मॉक्स के जो सॉल्यूशंस हैं, वहाँ से आप अपना नॉलेज एनरिच कर सकते हैं, वो करिए। इकोनॉमिक्स के लिए प्रीलिम्स के लिए पीटी 365 हो सकती है, मेंस के लिए मेंस 365 हो सकती है। इसके अलावा विवेक सिंह सर का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, एंड विभास झा सर का भी टेलीग्राम चैनल है, वो उस पर कुछ चीज़ें डालते रहते हैं। बुक मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कोई नहीं पढ़ी थी, तो आई कैन नॉट सजेस्ट यू अ बुक फॉर दैट। आंसर राइटिंग कब से करना है, जब भी आप प्रिपेयर्ड हैं तब से आप कर सकते हैं। फॉर 2025 हाउ मच टाइम टू कवर सिलेबस इन मंथ, टेस्ट सीरीज, नोट, स्ट्रैटेजी, योर स्ट्रैटेजी, एडवाइस फॉर क्लियरिंग एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड आई थिंक मैंने पूरे वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके इस क्वेश्चन के बारे में बताया है।
And the last part, advice for clearing exam in first attempt. पहली चीज़, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिएगा। आपको, यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड मल्टीपल रिसोर्सेज। डू योर बेसिक रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, एटलीस्ट 4 to 5 रिविजन। देन प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हैव फेथ इन योर सेल्फ, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो जाएगा। एंड पीपल हैव क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट इज़ डूएबल, यू कैन क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बस ये कि आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन सीखते जाइएगा, इग्नोर मत करिएगा। लाइक द वन मिस्टेक आई डिड वॉज नॉट गिविंग इनफ फोकस ऑन CSAT. So I think that was a big thing which was an obstacle for 2022. And for 21, if I say, I was not means ready. तो यदि मैं prelims clear भी कर लेती तो मेंस के लिए काफ़ी, आई डोंट नो व्हाट सिनेरियो वुड हैव बीन। सो यस, आप मेंस के लिए रेडी रहिए, आप अपनी मिस्टेक्स पर काम करिए एंड यू कैन क्लियर दैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। I am a BAP student. I am currently in BSc Agriculture second year. Can I crack in first attempt by preparing for 3 years? Yes, you can crack in first attempt also. So ये आपकी strategy, आप कैसे बनाएंगे। Mistakes, I have told about mistakes. Multidimensional answer also I have told. And answer कैसे लिखना है, that also I have told. Interview experience I have told. Mock interview और UPSC interview में क्या difference होते हैं। There are differences and यूपीएससी इंटरव्यू मेरे हिसाब से काफ़ी कॉर्डियल था। जो मेरे चेयरपर्सन थे वो बहुत ही अच्छे थे, मॉक्स भी मेरे अच्छे हुए थे। ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे लगा द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड। बट कंडक्ट की यदि हम बात करें तो यस, कभी कभी ये होता है कि जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं उसमें यदि वो वीडियो बना रहे हैं आपके इंटरव्यू का, तो आपका सीटिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आपको थोड़ा दूर बिठा सकते हैं। बट इन द मेन इंटरव्यू आपका सिटिंग पैटर्न थोड़ा सा क्लोज हो सकता है। क्लोज इन द सेंस आप चेयरपर्सन और मेंबर्स के थोड़े से क्लोज बैठ सकते हैं। मुझे तो इंटर डिफरेंस मेनली क्वेश्चंस का ही लगा था। देन रिवाइजिंग स्ट्रैटेजी के लिए यू कैन मेक योर साइकिल, कि जैसे मुझे फर्स्ट रीडिंग इतनी साइकिल में कंप्लीट करनी है, सेकेंड रीडिंग फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत की बात करते हैं, फर्स्ट रीडिंग 1.5 महीने में हो रही है, सेकेंड रीडिंग आई विल डू इन 1 मंथ, थर्ड रीडिंग आई विल डू इन 20 days। देन प्रीलिम्स के पहले भी आप ये कर सकते हैं कि जो लास्ट फाइनल रीडिंग है आप इतना रिवाइज कर लेंगे कि फाइनल रीडिंग तक आते आते आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, आप उन पर फोकस करने लगेंगे। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं या नहीं, तो न्यूज़पेपर से आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग के कुछ टाइम पर डिजिटली नोट्स बनाए थे वन नोट पर। वन नोट पर बहुत ईजी होता है, आप नोटबुक बनाइए, जैसे प्रीलिम्स की नोटबुक, उसमें इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन बना लिया, पॉलिटी का बना लिया। ऐसे न्यूज़पेपर से कुछ चीज़ें आती हैं, उनमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बट देन लेटर ऑन मैं उन्हें रिवाइज नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने नहीं थे, तो मैंने फिर डायरी में नोट्स बनाने स्टार्ट किए। एंड उसमें फिर वही बेसिक सिर्फ नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 आपके नोट बनाते जाइए, बस उनको आप वीकली पढ़ते जाइए। तो जैसे कोई चीज़ है जो न्यूज़ में ऑलरेडी थी, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन बहुत रहता है न्यूज़ में, आपने उसके ऊपर एक बार नोट्स बना लिए, अब एक नया आर्टिकल आया, अब आपने उसमें कुछ नई चीज़ पढ़ी, तो उसे नया नोट मत बनाइएगा। आपने जहाँ पर भी एंटी डिफेक्शन का नोट बनाया वहीं पर जाकर के उसे लिख लीजिएगा, या फिर आप स्टिकी नोट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन दिस वे आपको रिपीटेटिव नोट्स भी नहीं बनेंगे और यूज भी हो जाएगा। विच पेन आई यूज दिस पेन इन मेंस, V7 हाईटेक 0.7 कार्ट्रिज सिस्टम। मुझे ये इससे स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी और हैंड राइटिंग भी अच्छी आ रही थी। प्लान भी कब से रखना चाहिए, जब आपको लग रहा है कि अभी 2-3 मतलब अभी अटेम्प्ट सफिशिएंटली दे दिए हैं एंड काफ़ी एनर्जी भी लग गई है, तब आप प्लान भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस अटेम्प्ट से, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट और मैंने काफ़ी इसमें एफर्ट और जो भी मिस्टेक्स थी वो ओवरकम की थी। एंड आने वाला यदि मुझे 24 अटेम्प्ट देना होता, देन आई हैड अ प्लान बी एंड माय प्लान बी वाज डूइंग MBA। तो आई वुड हैव गिवन कैट एंड डूइंग MBA, बट स्टिल उसके बाद भी प्लान भी रखने के बाद भी, इफ़ योर रियल कॉलिंग इज़ UPSC, यदि आपको सच में करना है तो आप इन दैट थिंग ऑल्सो आप थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, जैसा भी आपको टाइम मिल रहा है। बट प्लान भी स्टार्टिंग में बिल्कुल मत रखिएगा, वरना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे।
क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड उससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपका फ़ोकस नहीं होता है। सो प्लीज़ आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स में डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा एंड अगेन इट इज़ अप टू यू। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो फिज़िकल एक्सरसाइज़, आप कोई भी एक फिज़िकल एक्टिविटी करिए क्योंकि इसका कुछ बायोलॉजिकल रीज़न भी है, जो भी आपके हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, जो रिलीज़ होते हैं इन योर एक्सरसाइज़, वो आपको हेल्प करेंगे। सेकेंडली अपना जो एनवायरनमेंट है, उसे काफ़ी सपोर्टिव रखिए फॉर एग्ज़ाम्पल योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। अपने आप को एकदम आइसोलेट मत करिएगा कि कहीं बाहर ही नहीं जा रहे हैं, किसी से कभी मिलना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करना है, ये मत करिए। गिव योरसेल्फ सम ब्रेक इन 10 टू 15 डेज़ एंड इवन इफ ऐसा होता है कि योर हेल्थ यू आर नॉट फीलिंग वेल हेल्थ वाइज़, तो आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, अपने आप को प्रॉपर्ली रिकवर करिए एंड देन प्रिपरेशन में लगिए। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल फ़ॉलो कर सकते हैं एंड दे आर टेक इट एज़ एन एग्ज़ाम। स्टार्ट मैं बोल रही हूँ बट स्टार्टिंग में मैंने भी इसे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लिया था इन द 2021 अटेम्प्ट। आइसोलेटेड माई सेल्फ एंड वेरी सीरियस अबाउट इट, बट देन वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्मेंटिंग हो जाता है। सो टेक इट ईज़ी, टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली आउटिंग भी आप कर सकते हो हाफ डे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाने के लिए बाहर चले गए या घूमने के लिए पार्क चले गए, कुछ भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। कोचिंग लगाना ज़रूरी नहीं होता है, मैंने कोचिंग नहीं लगाई थी। सिर्फ़ मुझे इकोनॉमिक्स के लिए फ़ील हुआ था कि मैं इकोनॉमिक्स अपने बेसिस पर अकेले नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कोचिंग की थी। अदरवाइज़ आई हैव नॉट डन कोचिंग, इवन फॉर द ऑप्शनल आई हैव नॉट डन कोचिंग। व्हिच पेन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ आ सकते हैं क्या? ज़रूरी नहीं है बट इस बार एक क्वेश्चन था कंपटीशन कमीशन का, जो जीएस2 में आया था और वो क्वेश्चन विज़न के अभ्यास में आया था। आई प्रिपेयर्ड दैट फ्रॉम देयर। हाँ, तो अब टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसा कुछ चीज़ आती है जो आपके लिए न्यू है, तो आप उसे वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आपका नॉलेज गैप फिल करने में हेल्प कर सकता है, स्पेशली इन मेंस। प्रीलिम्स में तो यार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बल्की हो जाती हैं, तो आई वुड से कि अपना स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना इज़ बेटर देन रनिंग बिहाइंड डिफरेंट थिंग्स इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करें या अलग-अलग? आई हैव एड्रेस्ड दिस क्वेश्चन। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो उसे कैसे आंसर करें? प्रीलिम्स में यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है एंड आपको पूरे 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आप कुछ क्वेश्चंस यदि क्वेश्चंस छोड़ेंगे भी तब भी कोई लॉस नहीं है, बट गलत करेंगे तो ज़रूर लॉस है। अब कितने क्वेश्चन करने हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द पेपर। इन 2023 अटेम्प्ट जो मेरे मॉक टेस्ट होते थे उसमें आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 90 टू 95 क्वेश्चंस, बट इन द मेन एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत डिफरेंट हो गया था। आई अटेम्प्टेड ओनली 80 और 85 क्वेश्चंस, क्योंकि एट दैट मोमेंट आई अंडरस्टूड कि इसमें रिस्क नहीं लेना है, सो आई डिड नॉट टेक दैट रिस्क। मेंस में यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कोई आइडिया ही नहीं है, देन आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं कि आपको कोई आइडिया नहीं है। कहीं न कहीं से आपने वो चीज़ पढ़ी होगी, तो आप कुछ तो उसमें लिखाइए बट रेलेवेंट लिखिएगा, कुछ ऐसा मत लिखिएगा दैट वो आपके अगेंस्ट चला जाए। तो रेलेवेंट आप लिख कर आ सकते हैं। How to concept clearly to exam? I'm not able to understand this question, sorry. मेंटल हेल्थ के लिए आई हैव टोल्ड यू डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए। फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन आई थिंक दैट इज़ योर मोबाइल फ़ोन। सो आप आपका मोबाइल फ़ोन का टाइमिंग रिड्यूस कर दीजिए। आइदर यदि आप लाइब्रेरी जाते हैं, बैग में रखिए फ़ोन। फ़ोन को जितना कम आप यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन उतना अच्छा। एक टाइम बना लीजिए दिन में कि मुझे इस टाइम पर मोबाइल फ़ोन देखना है। जैसे जो लंच का ड्यूरेशन होता था, जो लंच ब्रेक में लेती थी, उस ब्रेक में यदि कुछ मोबाइल फ़ोन में कुछ देखना है या इवन फॉर एंटरटेनमेंट, यदि कोई वीडियो भी देखना है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ, तो मैं उस टाइम पर देखती थी, बाकी उसे नहीं देखती थी। सेकेंडली आप ऐसे लोगों से मत मिलिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, जो आपको डीमोटिवेट करें कि ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा या फिर चलो घूमने चलते हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ है, ऐसे लोगों से आप मत मिलिए। कीप योर सर्कल टू रिस्ट्रिक्टेड इन सच अ वे दैट आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों से ही मिलें जो आपको एनकरेज करें। इन दिस वे यू कैन एंड सेकेंड एंड देन फाइनली योर डिसिप्लिन। आपको एक शेड्यूल बनाना है कि आपको कितनी कितनी चीज़ें पढ़नी है, एक दिन में आपको कितने कितने टॉपिक्स कवर करने हैं
एंड उसका यदि 80% भी आप कर रहे हैं देन दैट इज गुड. दिस वे यू कैन कंट्रोल योर टाइमिंग एंड यू कैन स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. न्यूज़पेपर करने के बाद मंथली मैगजीन करें या नहीं करें, मैंने नहीं करी एंड आई स्टिल क्लियर द एग्जाम, सो यू कैन ऑल्सो क्लियर द एग्जाम. बट हाँ, अपने जो गैप्स हैं वो फिल कर लेना. अब आइदर यू कैन डू दैट बाय मॉक्स, और प्रीलिम्स के पहले कोई भी जिस सब्जेक्ट में आपको गैप लग रहा है उसका पीटी पढ़ सकते हैं, या फिर शून्य आईएएस की समाधान बुक उस टॉपिक की आप पढ़ सकते हैं. दोनों सोर्सेज हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं. कंसिस्टेंट रहने के लिए यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. अपना जो सिलेबस है उसे आप फॉलो करिए. अपना आपने जो अपने लिए टारगेट्स डिसाइड करें उन्हें फुलफिल करिए, उन्हें कंप्लीट करिए. यू विल डेफिनेटली रिमेन कंसिस्टेंट. एंड देन इसमें एक और चीज़ है, गिव योर सेल्फ सम ब्रेक्स. ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने लगातार हर दिन पढ़ना है बिना किसी ब्रेक के. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, इसमें आप अपने आप को ब्रेक दीजिए, अपने आप को रिवाइव करिए, रिफ्रेश करिए, एंड देन अपना पढ़ाई में लग जाइए, तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे. जॉब के साथ कैसे मैनेज करें? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस आंसर बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फुली, मतलब फुल प्रिपरेशन की है मैंने, फुल टाइम प्रिपरेशन. सो आई एम नॉट वेरी गुड एट आंसरिंग दिस, बट स्टिल आई कैन हेल्प यू. कि पहली चीज़ का आपका टाइम बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा व्हेन यू आर इन जॉब. 8 to 10 hours you are in your job, then you will have 5 to 6 hours for study, क्योंकि बाकी चीज़ें भी आपको करनी है. जितना भी टाइम आपको स्टडीज़ के लिए मिल रहा है, 4 to 6 hours, उसमें प्लीज़ ऑनेस्टली पढ़िए विदाउट डिस्ट्रैक्शन. तब आप ब्रेक मत लीजिएगा. अभी व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मैं 10 मिनट 1 घंटे पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेती थी. जब आप जॉब के साथ पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, क्योंकि यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्टडी. देन आप आपके वर्क प्लेस पर यदि थोड़ा पढ़ सकते हैं तो आप वहाँ पर यू कैन टेक आउट सम टाइम टू स्टडी ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो दिस वे यू कैन डू. वैल्यू एडिशन कैसे करें? वैल्यू एडिशन के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए और मॉक से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. I'm graduate this year. I wanted to prepare for CSE. How to prepare for UPSC pre and means? This question I have addressed in the video. I'm graduate in BBA. It doesn't matter आप कहाँ से graduate हैं, आप कर सकते हैं. You have a syllabus and you have to follow that. मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें? PYQ से स्टार्ट कर लीजिए. जब आपका प्रिपेयर हो आप तब स्टार्ट कर लीजिए. हाउ टू एनालाइज PYQ फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव? प्रैक्टिस करिए, आप उस टाइम पर एनालाइज कर लेंगे. पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, क्या करें? रिविजन. यदि पढ़ा हुआ याद नहीं होता, उसकी एक ही चीज़ है, रिविजन. यू हैव टू रिवाइज. और पहली दूसरी तीसरी बार में, पहली दूसरी बार में तो बिल्कुल याद नहीं होगा, आई कैन गारंटी दैट. तीसरी चौथी बार से थोड़ा याद होना स्टार्ट होगा. कितने बार पढ़ना होता है, और जैसे हम लोग 10+2 और ग्रेजुएशन में रहते हैं, रट्टा याद करते हैं. यूपीएससी में रट्टा काम आएगा नहीं आएगा, कितने आवर्स पढ़ना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू. मेरा होता था 8 to 10 hours, बट कभी कभी 6 hours भी होता था. तो ऑन एन एवरेज आई वुड से, यदि मैं मंथ का एवरेज निकालूं तो 8 hours ही एवरेज जाता था. हाँ, एंड रट्टा मारने से नहीं होगा. एनालिटिकल स्किल, यू हैव टू हैव एनालिटिकल स्किल्स. रटने की ज़रूरत कुछ कुछ चीज़ों में होती है, लाइक आपको केस लॉज याद करने हैं, आपको डेटा याद करना है, फैक्ट्स याद करने हैं. वहाँ पर ज़रूर आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, और आंसर साइट्स याद करनी है. अदरवाइज रट्टा विल नॉट वर्क. How many days month should be taken to complete any GS subject like economics? अब इट डिपेंड्स. टू देर आर टू फैक्टर्स. एक तो आप उस सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ रहे हैं. यदि आप उस सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ रहे हैं तो फिर 15-20 डेज में कंप्लीट होना चाहिए. यदि आप उस सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी बैलेंस कर रहे हैं देन 1-1.5 महीना भी लग सकता है. How many days months it is done? Regarding prelims, every topper suggests static plus current plus mock plus PYQ plus elimination. Apart from it, anything else need to be done? Apart from it, nothing else is needed in terms of studies. But जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाएगी कि आप प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा. डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस कि पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या अटेम्प्ट किया है, वो उस पर आपका ध्यान जा रहा है, तो प्लीज़ वो आप ध्यान मत दीजिएगा उस पर. सेकेंडली, आपको यदि कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें आप ना
ये जो अननेसेसरी के रिस्क होते हैं वो मत लीजिएगा। तो आपको जो कंडक्ट है इन योर एग्जाम वो बहुत मैटर करेगा। बाकी पढ़ने की चीजें तो यही है, स्टैटिक, करंट, मॉक, पीवाईक्यू, एलिमिनेशन, यही सब है। अबाउट एलिमिनेशन आई एम नॉट वेरी श्योर कि अब एलिमिनेशन कितना काम करेगा, बिकॉज यूपीएससी हैज चेंज द पैटर्न। थोड़ा बहुत जरूर रहेगा, बट आई थिंक नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। लिख लिख कर याद करें या सिंपल, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। मुझे लिख लिख कर ज़्यादा सही लगता था क्योंकि उससे मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही थी, स्पीड प्रैक्टिस भी हो रही थी, तो उससे एक एडेड एडवांटेज था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्योग्राफी एवं आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी पर्याप्त है क्या? ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी ही बेस्ट है। उसके अलावा तो आई हैव नॉट रेड एनीथिंग फॉर ज्योग्राफी। हाँ, न्यूज़पेपर में जो भी आ रहा है वो सब तो ऑटोमेटिकली पढ़ना हो जाता है। स्टार्टिंग में सिर्फ एनसीईआरटीज। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी फाइन आर्ट्स क्लास 11th की बुक है, वो बहुत ही सफिशिएंट है। उसके अलावा मॉक्स में आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। फॉर 2025 अटेम्प्ट व्हेन शुड आई स्टार्ट आंसर राइटिंग? जब आपका पढ़ना कंप्लीट हो जाएगा आप तब आंसर राइटिंग कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रीलिम्स के बाद करते हैं आंसर राइटिंग, सो दैट इज ऑल्सो ओके। बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। व्हेन टू प्रिपेयर फॉर ऐसे राइटिंग? जब आपकी एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग हो गई है जीएस की एंड यू हैव नॉलेज अबाउट थिंग्स, एंड थोड़ा सा आपका न्यूज़पेपर रीडिंग भी हो गया है, लगभग 2-3 महीना आपको प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो गए हैं, तब आप ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट देन अगेन देर आर पीपल हु हैव डन ऐसे राइटिंग इन देयर कॉलेज डेज और स्कूल डेज, सो उनके लिए इट विल बी अ वेरी डिफरेंट गेम। बट फॉर नॉर्मल पीपल हु हैव नॉट डन ऐसे राइटिंग बिफोर, आप बेसिक रीडिंग करने के बाद ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। I think there are no more questions now, so we can end this here. But before ending, I have a message for every aspirant. Uh, okay, there are some questions. Which service do you get? See, DOPT will tell the service allocation, so I am still not extremely sure about that, so I would not want to comment that right now. मैम एक में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें आप, ठीक है। आई थिंक दिन की बात हो रही है कि एक दिन में आप कितना पढ़ना है आपको। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स लेकर कर सकते हैं। मैंने एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स लिए थे क्योंकि एक ही सब्जेक्ट मेरे लिए काफ़ी बोरिंग हो जाता था, तो इसीलिए मैंने 2 सब्जेक्ट्स बैलेंस किए थे। प्लस ये भी होता था कि लंच के पहले आई यूज्ड टू डू पीएसआईआर, लंच के बाद आई यूज्ड टू डू जीएस का कोई भी सब्जेक्ट, सो दैट कैन आल्सो बी अ स्ट्रैटेजी। हाउ टू कवर एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक फॉर जीएस 3? एग्रीकल्चर के टॉपिक्स बहुत ही क्लियरली दिए हुए हैं सिलेबस में, आप उन्हें गूगल करिए, उस पर जो भी वेबसाइट आएगी वहाँ से नोट्स बना लीजिए, वन थिंग। सेकेंड थिंग, एग्रीकल्चर के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी बहुत ही सिमिलर रहते हैं हर साल। उन पीवाईक्यूज के ऊपर भी अपने लिए मॉडल आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में, सो दैट इज एनफ। साइंस एंड टेक के लिए न्यूज़पेपर द हिंदू बहुत एनफ है। इसके अलावा आपको और ज़रूरत फील हो रही है तो PT 365, मीन्स 365, इवन मॉक्स में जो क्वेश्चंस है जो रैंडम है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े वहाँ से कवर कर सकते हैं, शून्य आया से वहाँ से कर सकते हैं। मैंने इन रिसोर्सेज से किया। मेन रिसोर्सेज मेरा साइंस एंड टेक के लिए न्यूज़पेपर था, रवि अग्रहरि सर की बुक थी जो सिलेक्टिवली पढ़ी थी, तो ये मैं बता चुकी हूँ। हाउ टू कॉन्सेप्ट क्लियरली सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी मेंस? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप चीज़ों की रीडिंग करेंगे मल्टीपल टाइम्स, एंड कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है ना तो आप उसका यूट्यूब लेक्चर देख लीजिए कोई भी, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको प्रॉपरली समझा सके तो उससे पूछ लीजिए। CSAT I have told. At what age? I don't want to comment on that. सोशल जस्टिस गवर्नेंस उसका भी वही है, गूगल आप गूगल करिए, वेबसाइट ओपन होंगी, आप नोट्स बनाइए, वहाँ से हो जाएगा। 2025 में अटेम्प्ट है मेरा, अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूँ? हाँ, आप अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू डील विद सीसैट आई हैव डिस्कस दैट। आंसर राइटिंग के लिए देखिए ये भी नहीं है कि बस आंसर राइटिंग करना है, आई हैव टोल्ड अबाउट दैट। आप प्रिपेयर कर ली, जब आपको लगेगा कि रीडिंग हो गई है तब आप कर सकते हैं, एंड अपने आंसर्स को मॉडल आंसर से टॉपर के आंसर से कंपेयर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ
now I'm going to end the discussion. But before that, the final message that I have for everyone is firstly, uh, if you have decided for UPSC exam, then it in itself is a very big and courageous decision. So, congratulations for that. Secondly, आपका be confident, have faith in yourself, and there is some supreme power which always supports you. And I would say that stay positive always. कभी भी सेल्फ डाउट्स आते हैं तो अपने आप को कन्विंस करिए दैट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट इफ यू विल हैव नेगेटिव थॉट्स then you will attract negative energy. So have positive thoughts, have positive thinking. That would help you in your entire journey. Thirdly, take care of your health because it is not a sprint, it is a marathon. Everybody says this, but इसका मतलब ये होता है कभी ये नहीं करना है कि आज 15 घंटे पढ़ लिया, उसके अगले 2 दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर रात भर जाग के पढ़ लिया, नेक्स्ट डे यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी, या फिर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर ली, आप बीमार पड़ जाएंगे अगले 4-5 दिन के लिए. सो एक बैलेंस बनाकर चलिए. Take time for your studies, but take time for your physical activities as well as for mental health also. And finally, this is an easy exam. You can do this. And everybody who has cleared the exam, they have had different strategies. तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा. अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पर वर्क करिए और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए. In that way, you can do this. And ultimately, this is just an exam. Don't attach your life completely with this. And जब ऐसा लगता है कि now this is a time when a plan B is needed, जब आपके 2-3-4 अटेम्प्ट के बाद आपको लग रहा है, then you can explore about this. There are multiple plans, you can go for that, but just take care of yourself. Just one last question I think, which is important. मैप्स को कैसे याद करें? पहली बात तो एटलस है. यू हैव एन, वो जो ऑक्सफोर्ड एटलस होती है, वो आप एटलस लीजिए. मैंने वही एटलस पढ़ी थी, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ी, उसमें सर्कल कर लीजिए चीज़ों को, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा. यदि कोई भी सोच रहा है कि पहली बार में याद हो जाएगा, तो प्लीज़ पहली बार में किसी को याद नहीं होगा. तो आप एटलस को पढ़ सकते हैं. आपके न्यूज़पेपर में भी मैप्स आते रहते हैं, वहाँ से याद कर सकते हैं. अब मतलब वो चीज़ आपको कंटिन्यूसली आंखों के सामने आएगी, तो यू कैन रीड फ्रॉम देयर, you can learn from there. Ramsar site, World Heritage site, lakes, then इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज के मैप्स हैं, ये चीज़ें, इनके लिए आप मैप्स बनाकर A4 साइज में रख सकते हैं और उन्हें मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं. उससे आपको मैप्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. एंड ऑल्सो इंडिया का फिजिकल मैप, नॉट पॉलिटिकल बट फिजिकल मैप, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर इंडिया का फिजिकल मैप पेस्ट कर लीजिए. और वर्ल्ड मैप, जब वर्ल्ड मैप जैसे आपका स्टडी टेबल है उसके सामने या थोड़ा सा डायगनली भी ऑपोजिट यदि रहेगा तो आपको याद रहेगा वो. हैंड राइटिंग सिर्फ इतनी मैटर करती है कि आपने जो लिखा है वो समझ में आए और थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे, बहुत ज़्यादा कटिंग ना हो, मतलब देखने वाले को गंदा ना लगे. बाकी बहुत ज़्यादा फैक्टर हैंड राइटिंग का नहीं है. Hello, I am currently finishing my 12th board exam and I am thinking about how to start preparing. It is very early. 12th बोर्ड के बाद आप आपकी अभी से न्यूज़पेपर की आदत बना लीजिए एंड डू अ गुड ग्रेजुएशन. यू कैन डू फ्रॉम आर्ट सब्जेक्ट ऑल्सो एंड उससे आप प्रिलिम्स सॉरी अपने यूपीएससी में एज ऑप्शनल ले सकते हैं. इफ़ यू वांट टू डू अ प्रोफेशनल डिग्री यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट होगी. टॉपर्स कॉपी से एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली यू कैन कॉपी द एग्जाम्पल, सभी वही चीज़ें करते हैं. बट इसके अलावा यू विल हैव टू हैव योर ओन आंसर, यू विल हैव टू हैव योर ओन एग्जाम्पल्स जो कि आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं. या फिर फॉर एथिक्स, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स में रामायण, महाभारत, इन सब के एग्जाम्पल्स मैं काफ़ी कोट करती थी क्योंकि वो बचपन से देखी भी थी तो याद होते थे. या फिर कुछ यूट्यूब भी यदि कभी आप सर्फ कर रहे हैं फ्री टाइम में, वहाँ पर कुछ अच्छा एग्जाम्पल आता है तो आप वो कोट कर सकते हैं. न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो प्रीवियस सब्जेक्ट भूल जाता हूँ. रिविजन इज द ओनली थिंग. जब आपकी साइकिल बन जाएगी, आपका लूप बन जाएगा रिविजन का, तो याद रहने लगेगा. वैल्यू एडिशन कौन से सोर्सेज से करना चाहिए?
मेंस के लिए वैल्यू एडिशन आप आपके मॉक्स से कर सकते हैं, जो मॉक्स के मॉडल आंसर्स होते हैं वहाँ से कर सकते हैं, टॉपर्स की आंसर कॉपी से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, इन चीज़ों से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। न्यू टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ तो नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बनाने के लिए जब मैं डिस्कशन कर रही थी तब आई हैव टोल्ड कि नोट्स कैसे बनाना है, गूगल करिए, वेबसाइट खुलेगी, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लग रही है जिस वेबसाइट की, उस वेबसाइट को उठाइए, A4 साइज पेपर में आपको नोट्स बनाना है, बट उस वेबसाइट की कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ब्रीफली उन चीज़ों को लिखना है एंड इन दैट वे यू विल हैव योर नोट्स। इसके बाद भी PYQ को देख लीजिए, उस टॉपिक के, सपोज एग्रीकल्चर पर नोट्स बना रहे हैं, PYQ में कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपने नोट्स में नहीं बनाया, उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। उन्हीं नोट्स में यदि आपको न्यूज़ में कुछ मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे MSP बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पहले, अभी कुछ टाइम पहले MSP न्यूज़ में था, तो जो भी आपने एग्रीकल्चर के अपने मेंस के लिए नोट्स बनाए थे उसमें MSP पर उन आर्टिकल से उठा करके नोट्स बना दीजिए। चश्मे से IPS में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए आई थिंक, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट क्योंकि मेरा नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपका करेक्टेड विजन सही होना चाहिए, तो चश्मे से इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन विच स्ट्रीम चूज इन 12th? इट इज़ ये क्वेश्चन इंडिविजुअल है, आप फैमिली से डिस्कस करिए प्लीज़। यू कैन हैव एन आर्ट सब्जेक्ट और मैथ्स साइंस, डिपेंड्स अपॉन यू। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखना है? बी डिसिप्लिन, एक शेड्यूल बनाइए, अपने आप को रेगुलरली थोड़े ब्रेक्स देते रहिए, यू विल हैव कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज। खुद के नोट्स बनाए या दूसरों के नोट्स से पढ़ना चाहिए? मैंने खुद के ही नोट्स बनाए थे, मुझे दूसरों के नोट्स कभी कंफर्टेबल नहीं लगे थे, तो मैंने दूसरों के नोट्स से नहीं पढ़ा था, बट आई हैव सीन पीपल हु हैव स्टडीड फ्रॉम द नोट्स ऑफ अदर पीपल। तो अगेन ये इंडिविजुअलिस्टिक है। सी, यूपीएससी इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। जितने भी लोग क्लियर करते हैं सबकी स्ट्रैटेजी 100% सिमिलर कभी नहीं होती है, सबने अपने हिसाब से चीज़ें की होती है, तो जो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं कि नोट्स खुद से बनाएं या दूसरों के पढ़ें, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप दूसरों के नोट्स से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं और टाइम है तो अपने नोट्स बनाइए। सेल्फ स्टडी टिप्स फॉर यूपीएससी: हैव अ टाइम टेबल, हैव अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ। मुझे एक महीने में ये चीज़ें पढ़नी है, इस हफ्ते ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, ये है सेल्फ स्टडी के लिए। और शेड्यूल डिसिप्लिन के लिए भी यही चीज़ें हैं। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है यूट्यूब पर देखिए, फ्रेंड से डिस्कस करिए, खुद से पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। आई एम 26 बट आई डोंट हैव एनी जॉब, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, डज इट अफेक्ट? नहीं, इंटरव्यू में ये सब इफेक्ट नहीं करता है, बट हाँ, यदि आपका मोरल उसके कारण डाउन है या आप उसके कारण कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ आप इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वो शो होगा, तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, अदरवाइज इट वोंट अफेक्ट एंड अगेन इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। नोट्स वर्सेस टेक्स्ट बुक, यू हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जिन चीज़ों में नोट्स की ज़रूरत है वहाँ नोट्स से काम होगा, जहाँ टेक्स्ट बुक इनफ है वहाँ टेक्स्ट बुक इनफ होती हैं। हेलो इन बुद्धिस्ट, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है? एनसीईआरटी मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी थी, इनके अलावा जो भी बुक लिस्ट है वो मैंने बता दी, इसके अलावा मैंने कभी भी कुछ और नहीं पढ़ा है। अब एनसीईआरटी में ये है कि कौन सी एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योग्राफी हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी फॉर मी इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, आई डिड नॉट फाइंड इट यूजफुल, सो आई डिड नॉट रीड। सो अगेन इट इज अप टू यू। इंग्लिश वीक है मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यूपीएससी में? नहीं, आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है, मेंस का जो एग्जाम है, यू शुड टेक द लैंग्वेज मीडियम इन विच यू कैन एक्सप्रेस एंड यू कैन राइट गुड आंसर्स। इंग्लिश, हिंदी, एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर शेड्यूल लैंग्वेज यू कैन टेक। इंग्लिश यदि वीक है तो आप, you should be fluent in speaking in front of the board, and even in the interview you can take Hindi or any other language, तो लैंग्वेज इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा इन माई व्यूज़। मैम पेपर 2 में लक्ष्मीकांत से तो कुछ नहीं आता है, क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं आता है, क्यों नहीं आता? लक्ष्मीकांत से आती है, लक्ष्मीकांत से चीज़ें। यदि इफ़ यू हैव टू राइट अबाउट प्रेसिडेंट,
तो वहाँ से जो बेसिक चीज़ है, आर्टिकल, प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट के फंक्शंस, लक्ष्मीकांत से आएँगे। एंटी डिफेक्शन लॉ, बेसिक चीज़ें लक्ष्मीकांत से आएँगी, बेसिक चीज़ें लक्ष्मीकांत से आती हैं। आपको उसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी थ्रू योर न्यूज़पेपर, थ्रू योर मॉक्स, न्यूज़पेपर से एग्ज़ाम्पल्स लेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, वो भी लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं। एसआर बॉम्बे केस जो बेसिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, उसमें यू हैव अ लिस्ट ऑफ जजमेंट्स जो बहुत बेसिक जजमेंट्स हैं। तो लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं, आई वुड नॉट से कि इट इज़ इनफ, बट आई वुड नॉट से दैट इट इज़ नॉट यूज़फुल, इट इज़ यूज़फुल। मैम आपने आईपीएस क्यों नहीं लिया? आपके पापा जी पुलिस में है तो आईपीएस बनना चाहिए था। आईपीएस इज माय सेकंड प्रेफरेंस। मैम पॉलिटी के लिए कुछ बुक्स प्लीज। सिर्फ 2 ही बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी, इनके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, सो आई विल नॉट से एनी थर्ड नेम व्हिच आई हैव नॉट रेड। इंटरव्यू इंग्लिश में देना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप हिंदी में दे सकते हैं, आप किसी अदर लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी कैसी रही थी? आई हैव डिस्कस्ड अबाउट माय ऐसे स्ट्रैटेजी कि आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन दी टॉपिक इन डिफरेंट क्वेश्चंस और फिर मैं उसे अप्रोच करती थी। पेस्टल अप्रोच नहीं था। तो दिस वाज माय ऐसे स्ट्रैटेजी। अब यदि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है तो आई वुड टेक एनेक्डोट। इंट्रोडक्शन में एनेक्डोट यूज़ करती थी मैं। एनेक्डोट न्यूज़पेपर से मिल जाएँगे या फिर वही है, रामायण महाभारत यदि पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, वहाँ से मिल सकते हैं। या फिर किसी की रियल लाइफ़ स्टोरी से भी मिल सकते हैं। या फिर आपके ऑप्शनल से भी मिल सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज़ में प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस इनके इंट्रोडक्शंस भी मैंने कभी-कभी दिए हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी और कौन-सी बुक बेस्ट है? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है, तो आई रियली डोंट नो व्हिच बुक टू टेक फॉर इकोनॉमिक्स। Ma'am, study approach means of GS. I have discussed about that. Ethics strategy, about that also I have discussed. मैम आपने कोचिंग भी लिया था क्या दिल्ली में? नहीं, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, आई डिड नॉट टेक क्लासरूम कोर्स, आई डिड नॉट टेक एनी क्लासरूम कोर्स, बट कोचिंग टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस टेस्ट सीरीज के लिए कोचिंग ली थी एंड ऑब्वियसली फॉर मॉक इंटरव्यूज आई डिड कोचिंग, आई डिड टेक हेल्प फ्रॉम कोचिंग। सीसैट के लिए आई हैव डिस्कस दैट अबाउट सीसैट स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन को पढ़कर आंसर को पॉइंट वाइज बनाए मैम। आंसर को कैसे पॉइंट वाइज बनाए? पहली बात होती है आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। पॉइंट वाइज आप कैसे बना रहे हैं? आप उस टाइम पर जितना पढ़ लेते हैं कि आप उन चीज़ों को अपने आप करना सीख जाते हैं इन योर प्रैक्टिस। आई कांट टेल यू इन द डिस्कशन के क्वेश्चन को पॉइंट वाइज कैसे बनाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल से कि एथिक्स में पॉइंट वाइज लिखना है, एथिक्स में एक क्वेश्चन आता है कोट्स वाला। एक क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स होते हैं, उसमें मैंने कभी पॉइंट वाइज नहीं लिखा। कुछ लोगों ने पॉइंट वाइज लिखा है। आई हैव रिटन इन पैराग्राफ। नाउ हाउ कैन आई टेल यू कि उसे पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हैं? तो इट विल डिपेंड। अब कभी-कभी होता है, जैसे सपोज़ ज्योग्राफी का साइक्लोन का क्वेश्चन आता है, साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है? तो वो आपने पढ़ रखा है कि साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसमें आप यू कैन राइट दैट इन पॉइंट्स। पहले ये होता है, पहले ये होता है, पहले ये होता है, फिर ये होता है। तो इन दैट वे यू राइट पॉइंट वाइज़। यदि कोई क्वेश्चन है इन व्हिच यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ, आपको लग रहा है आई कैन एक्सप्रेस माय सेल्फ बेटर इन पैराग्राफ्स, देन राइट इन पैराग्राफ्स। अ, देन मैम पढ़ते टाइम नींद बहुत आती है, क्या करें? फर्स्टली टेक प्रॉपर स्लीप एट नाइट। रात में आप 7 से 8 घंटे सोएँगे तो दिन में कम नींद आएगी। जब भी नींद आती है तो आप थोड़ा-सा वॉक कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, बट ये नहीं है कि हर 15 मिनट में वॉक कर रहे हैं। अब वो नींद को कंट्रोल करना है, ये आपको अपने हिसाब से करना है। आई यूज्ड टू टेक कॉफ़ी, बट सिर्फ 1 कप कॉफ़ी, डोंट डू ओवरडोज़ ऑफ कॉफ़ी, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो लंच के बाद मुझे नींद आती थी तो मैं सिर्फ तब कॉफ़ी लेती थी, या फिर आप चाय भी ले सकते हैं। दैट हेल्प्ड मी। मैम एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक एंड जनरल साइंस पेपर 3 के लिए प्लीज़ सजेस्ट। आई हैव डिस्कस्ड दैट ऑलरेडी। क्वेश्चन को पढ़कर आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनाएँ? आंसर का स्ट्रक्चर, लेट्स डिस्कस दिस वन क्वेश्चन, लेट मी टेक आउट वन क्वेश्चन, तो ये शायद चीज़ प्रॉपर्ली क्लियर होगी, क्योंकि दिस डाउट इज़ वेरी रिकरिंग।
GS2 2023 का आई विल टेक एनी क्वेश्चन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें व्हाट यू आर सेइंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस दिया है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। यदि वो चीज नहीं होगी तो डेमोक्रेसी जो है दैट विल बी इन डेंजर। दिस इज द क्वेश्चन। तो पहली चीज आपको क्वेश्चन की डिमांड को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी, कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है, उससे जुडिशरी क्या करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस करता है। तो जो गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेसी या फिर अथॉरिटेटिव नहीं होगी। सो इन दैट वे इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, हेंस इट इज प्री रिक्विजिट। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। देन देन यू विल कम टू योर बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में आपको बात करनी है। तो इसमें आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं लक्ष्मीकांत में। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कैसे होती है, उसका अपॉइंटमेंट है, उनकी सैलरीज हैं, उनकी सर्विस कंडीशंस हैं, उनका रिमूवल का प्रोसीजर है। सो दीज आर द थिंग्स जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर रहा है। देन फाइनली अब आपको, आप इसमें थोड़ा सा और एलैबोरेट, तो ये आपके पॉइंट्स बन जाएंगे यहाँ से इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर हो रही है। एंड फिर आप फाइनली अल्टीमेटली अपने कंक्लूजन के पहले एक पैराग्राफ दे सकते हैं कि एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हाउ जुडिशरी हैज हेल्प्ड टू मेंटेन द डेमोक्रेसी। जैसे जो भी बेसिक्स, जैसे केशव नंद भारती केस जो दिया था जिसमें जुडिशरी ने हेल्प करी। देन हाउ जुडिशरी हैज प्रोटेक्टेड द फंडामेंटल राइट्स, ये आपका सेकंड पॉइंट बन सकता है। देन थर्ड पॉइंट, आप जुडिशरी ने जो PIL लेकर के आया है उससे कैसे वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये आपका थर्ड पॉइंट बन सकता है। ऐसे करके आप पॉइंट्स बना सकते हैं। तो जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है प्लस जो क्वेश्चन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पॉइंट्स बनेंगे। आप ऐसे प्री प्री डिटरमाइंड आपका सैंपल नहीं होता कि ये पॉइंट्स बनाने, बिकॉज क्वेश्चन विल डिफर। एंड देन इस क्वेश्चन में कंक्लूड करने के लिए यू कैन से दैट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप बता सकते हैं कि जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट हैज हेल्ड, और भी इस तरीके के डिफरेंट कंक्लूजन्स आप दे सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में यदि किसी क्वेश्चन का आंसर दिस वी हैव डिस्कस्ड। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था आपका, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट आल्सो। आई थिंक द क्वेश्चंस आर, द डाउट्स आर ओवर नाउ। यदि अभी भी कोई डाउट्स है सो प्लीज आप जल्दी से, लास्ट आई कैन टेक लास्ट 2 डाउट्स अगेन। I don't think that there are any doubts now. So we can conclude the session here. Thank you, everybody. And my concluding message, I have already given that. So you can see the video once it is uploaded. I am not sure about the cadre. Everything depends upon DOPT. Thank you and good luck for your preparation. And I have my Telegram channel. तो आप लोग वहाँ से जो भी आपके चीज़ें हैं मैं वहाँ पर रेगुलरली चीज़ें डाल रही हूँ। सोर्सेज भी मैं वहाँ पर डाल दूँगी, मैंने अपनी कॉपीज़ भी वहाँ पर डाली हैं, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर। एंड थैंक यू टू UPSC टाइम ऑल्सो बिकॉज दे गेव मी दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई कुड इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स। एंड इफ आई कैन हेल्प एनीबडी then I will be very grateful because there were people who have helped me. यहाँ पे I want to tell you two Telegram channels which have helped me very much. First is UPSC with Gigi. So that channel, it provides notes also and motivation is also there. And then there is upscprep.com by Abhijit Yadav sir. So that from there also I have got नोट्स ऑल्सो। फिर कुछ यूट्यूब लेक्चर्स भी वहाँ पर अच्छे यूट्यूब लेक्चर्स होते थे लाइक मैपिंग या फिर कुछ ब्रीफ लेक्चर्स। बट आई हैव नॉट टेकन एनी पेड कोर्सेज फ्रॉम एनी ऑफ दीज और फ्रॉम एनी अदर थिंग except test series and that economics optional, sorry, economics of GS3 not optional. Thank you. My Telegram channel, it will go with my name Divya Yadav 498, so you can take from there. Thank you and all the best.